हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज का हमारा जो एपिसोड है वो है आस्क द एक्सपर्ट का। और हमारे आज के जो एक्सपर्ट है वो है रेडियोलॉजिस्ट। तो चलिए सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, डॉक्टर वैभव सबदेश। वेलकम टू माइंड योर बॉडी। हेलो, थैंक यू वितिका। हाँ, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। डॉक्टर वैभव सबदेश जो है, ये एक रेडियोलॉजिस्ट है और इन्होंने अपना एमबीबीएस और एमडी जो है वो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया है। इसके अलावा इनको बहुत सारे फील्ड्स में एक्सपीरियंस है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में काम किया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया है, जैसे कि इन्होंने मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, ऐसी जगहों पे काम किया है। और जो आपके लैब्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, उनमें काम किया है। और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, इन्होंने इंडिया के बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पे जाके काम किया है। तो इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी राइट नाउ ये जो है हमारे ये महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट है अमरावती, जिसमें कि एक ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल विलेज है जिसे धारनी बोलते हैं। वहां पे काम कर रहे हैं। वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास जाके उनके वहां रह के और वहां पे ये जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है। तो फिर से आपका डॉक्टर वैभव, वेरी वेरी वेलकम टू माइंड योर बॉडी। थैंक यू डॉक्टर। तो तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो एपिसोड है। तो सबसे पहले जो है हमको ये बताइए कि हम इतने सारे वर्ड सुनते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी हो गया, रेडियो डायग्नोसिस हो गया, इमेजिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। ये सारे जो इतने सारे टर्म्स हैं, तो ये सब कुछ एक ही चीज होती है, ये सब कुछ अलग अलग होता है? और अगर अलग अलग होता है तो एक्चुअली रेडियोलॉजी जो है वो क्या होता है? देखो, रेडियोलॉजी या रेडियो इमेजिंग या रेडियो डायग्नोसिस ये तीनों एक ही है। और इमेजिंग भी से कभी कभी कहते हैं, जैसे स्कैन सेंटर्स है तो उनका नाम होता है, फिर आगे स्कैन सेंटर होता है। तो ये सारी एक ही चीज है। और जैसे रेडियोथेरेपी हमने कहा, रेडियोथेरेपी ये एक अलग ब्रांच है जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और उसमें काफी हाई डोज ऑफ रेडिएशन होता है कंपेयर टू रेडियोलॉजी। अच्छा, तो तो रेडियोलॉजी जो है आपका, हाँ जी बोलिए। तो रेडियोलॉजी ये ब्रांच होता है बेसिकली, इसमें हमारे जैसे हम अपना फोटो खींचते हैं वैसे हम अपने शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स का भी फोटो खींच सकते हैं। जैसे लिवर है, किडनी है, तो इनको देखना, इनके फोटो लेना, इसी इसी को स्कैन, ये वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये ब्रांच इसी के बारे में है कि इसमें हम अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसे हम देख लेते हैं डायरेक्टली। जी, तो ये हमारा रेडियोलॉजी होता है। जी, ठीक है। तो जो आपकी ये रेडियोलॉजी है, इसमें कौन कौन सी डिफरेंट मशीन्स मोडालिटीज होती हैं? ये जो आपने बोला कि हम फोटो ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, तो क्या क्या डिफरेंट मशीन्स होती हैं इसमें? जैसे हमें अंदरूनी ऑर्गन्स का फोटो लेना है तो इसमें तीन चीजों का यूज हुआ है। एक तो एक्सरेज, तो एक्सरे का ही एप्लीकेशन होता है सीटी। जैसे सीटी स्कैन में हम दो एक्सरे ट्यूब्स रहते हैं और वो जो एक्सरे ट्यूब्स रहते हैं वो फोटो लेते हैं और उसका कंप्यूटर यूज करके हम उसका इमेज बनाते हैं। तो एक तो एक्सरेज हो गए। उसके बाद जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है तो इसमें हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के प्रोब से साउंड वेव्स भेजी जाती है और वो साउंड वेव्स से हम अंदर के एकोज से हम जान लेते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और तीसरा चीज होता है एमआरआई, जिसमें हम मैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन जी मेन मोडेलिटी है। और इसके मशीन अलग अलग होते हैं, जैसे एक्सरे मशीन होता है, सीटी मशीन होता है, फ्लोरोस्कोपी, मैमो, ये सब एक्सरे के एप्लीकेशंस है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन होता है और एक एमआरआई मशीन होता है। जी। तो ये जो आपने इतनी सारी मशीन्स बताई, आपने बताया कि इतने तरीके के रेडिएशन यूज होते हैं, कोई साउंड वेव होता है, और आपने और भी कौन कौन से रेडिएशन बताए। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम कोई डायग्नोसिस कराते हैं तो सब हमारे शरीर में जाती होंगी, तो कितना सेफ है ये कराना? देखो, वैसे तो डायग्नोसिस के लिए हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होता है रेडिएशन, और वैसे तो ये सेफ है एक बार करने के लिए या कुछ 2-3 बार करने के लिए। लेकिन जैसे इसका एक यूनिट होता है, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसके लिए ये जी गिनने के लिए हम मिलीसीवर्ट ये यूनिट यूज करते हैं। तो मिलीसीवर्ट जी जो जिसमें हम मेजर करते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सेफ्टी लिमिट है दैट इज अराउंड 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। तो साल में अगर आप 1 मिलीसीवर्ट लो तो वो सेफ माना जाता है। और आपके उम्र के हिसाब से अगर आप 20 साल के हो तो 20 मिलीसीवर्ट तक का रेडिएशन सेफ माना जाता है, 30 के हो तो 30 का
सेफ माना जाता है। बस ये रेडिएशन आपको एक टाइम पे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर्स के लिए सेफ लिमिट है 20 मिलीसीवर्ट, तो साल में 20 मिलीसीवर्ट तक अगर हमें मिला तो उसे सेफ माना जाता है, डॉक्टर्स या एक्सरे जी टेक्नीशियन या जो भी रेडियोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो जी जैसे अभी ये अलग अलग मॉडलिटीज है, तो इसमें का ये सब एक्सरेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड होता है इसमें साउंड वेव्स होते हैं जो कि बहुत ही सेफ होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में कोई रिस्क वैसे जी होता नहीं। और तीसरा होता है एमआरआई, जिसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जैसे रेडियो वेव्स है वैसे, तो ये भी काफी सेफ है, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। और ये जो रेडिएशन है जैसे एक्सरेज और सीटी है, तो इसमें एक्चुअल में कितना रेडिएशन होता है इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। जी जैसे एक हार्वर्ड के वेबसाइट से मैंने ये टेबल निकाला है, तो इस टेबल में जैसे आप देखोगे कि इमेजिंग प्रोसीजर्स एंड देयर अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव रेडिएशन डोसेस, तो आपने देखा है कि एक्सरे चेस्ट के लिए हम मिलीसीवर्ट में सिर्फ 0.1 मिलीसीवर्ट होता है कि एक एक्सरे चेस्ट निकालने से, जी और आर्म और लेग्स में तो बहुत ही कम होता है। वही अगर हम आगे जाए तो सीटी हेड में, सीटी स्पाइन में 2, 6, 7 ऐसे होता है, स्पाइन के जी एक्सरे में थोड़ा ज्यादा रेडिएशन होता है। लेकिन अगर हम ये जी एक्सरेज देखे जो तो इनके हम अगर 10 एक्सरेज भी निकाले तो उसमें इतना रिस्क नहीं रहता है। हाँ, जहां तक सीटी का सवाल है, सीटी में रेडिएशन थोड़ा ज्यादा होने के कारण सीटी थोड़े केयरफुली करने चाहिए, सिर्फ जो डॉक्टर किसी इंडिकेशन के लिए बताए तभी वो करने चाहिए। तो इसमें आप देखोगे जी कि ये फिर भी 6 है, जो कि अब अगर 20-30 साल के नौजवान हो तो आपके लिए 2 सीटी स्कैन करना भी वैसे तो उतना हाई नहीं है। जी ठीक है। ठीक है, तो आपने बताया कि सेफ है बट एक लिमिट में। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको लगता है कि डायग्नोसिस सबसे पहले करा लेना चाहिए, कुछ भी हुआ तो उनको लगता है कि जाके एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो। तो ये अपने आप से उन लोगों को जाके करा लेना चाहिए या फिर किसी की एडवाइस पे कराना चाहिए? और अगर एडवाइस पे कराना चाहिए तो कौन कौन लोग हैं जो एडवाइस दे सकते हैं कराने के लिए? देखो, पहले तो जहां तक हो सके कोई भी स्कैन या एक्सरे आपने खुद से नहीं करना चाहिए, जब तक कोई डॉक्टर आपको वो ऑर्डर नहीं देता या किसी कारण के जी लिए आपको लिख के नहीं देता, तब तक वो नहीं करना चाहिए। अब कोई बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे अल्ट्रासाउंड है, पेट का अल्ट्रासाउंड या प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड, तो ये चीजें हैं जो आप खुद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये कराने हैं। लेकिन इसमें भी जैसे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड बिना किसी एक डॉक्टर के रिक्वेशन के आपको नहीं करना अलाउड नहीं रहता। तो ये अल्ट्रासाउंड कभी जी कभी स्क्रीनिंग के लिए, चेकअप के लिए किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो भी मोडालिटीज हैं ये बिना किसी कारणवश नहीं करना चाहिए। और जहां तक जी एडवाइस करने का सवाल है, तो ये आपको कोई भी एक डॉक्टर, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे ऑर्थो या ब्रेन का स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ये लोग बोल सकते हैं, या कोई और डॉक्टर्स जैसे दांत के डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, तो ये कोई भी डॉक्टर्स आपको ये जी बता सकते हैं। जहां तक आयुर्वेदिक और जी होम्योपैथी का सवाल है, चूंकि मुझे इन फील्ड्स के बारे में जानकारी नहीं, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। जी ठीक है, तो ये सब लोग जो है वो एडवाइस कर सकते हैं और अपने आप से नहीं कराना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है वो ये डायग्नोसिस टेस्ट कराने जा रहा है, जो कि आपने बताया कि एक्सरे हो गया या यू अल्ट्रासाउंड हो गया या सीटी या एमआरआई हो गया, तो क्या क्या सावधानियां उसको जो है बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस उसको लेने चाहिए और क्या क्या तैयारियां करके उसको जाना चाहिए जब वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जा रहा है अपना डायग्नोसिस कराने के लिए? देखो, पहले तो ये सारी चीजों की सावधानी स्कैन सेंटर्स या हॉस्पिटल्स रखते हैं, और उनके स्टाफ जो होते हैं वो आपको ये सारे वार्निंग्स बता देंगे और सारे सवाल आपसे पूछ लेंगे। लेकिन जी आपकी तरफ से आपको इतना ही करना है कि जो भी आपको कोई पहले की बीमारी हो या किसी चीज की एलर्जी हो या आप में कोई भी कंडीशन हो, तो ये आप साफ साफ बता दीजिए, ये नॉलेज किसी से छुपाइएगा मत। उसके बाद कुछ चीजों में जी रिस्क होता है, जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपने एक्सरे या सीटी लेना, ये शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में ये इन्वेस्टिगेशंस बताते नहीं, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही ये बताए जाते हैं। तो फिर भी जी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो ये आपको बता देना है। और जहां तक ये भी देखा है मैंने कि अगर आपके पीरियड के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सेकंड हाफ होता है,
तो अगर आप एक्टिवली ट्राई कर रहे हो, जी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, तो जहां तक हो सके ये एक्सरे या सीटी जैसी चीजें प्रेगनेंसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में जी अवॉइड कर दिए जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो करना पड़ता है, जी। लेकिन ज्यादातर इसे अवॉइड किया जाता है। हम्म। उसके अलावा जैसे किडनी अवॉइड। फेलियर है, हार्ट डिसीज है, ये सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। आपको जैसे एमआरआई है, तो एमआरआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। तो ये मैग्नेट सारे मेटेलिक आइटम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो लोगों को पेस मेकर लगा हो या जिनके कान में सुनने का एक कॉक्लियर इम्प्लांट जिसे कहते हैं वो हो, तो ऐसे लोगों ने एमआरआई नहीं करना चाहिए। तो ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे और जी आपको बस इसका साफ साफ जवाब देना है। जी। अच्छा, हम लोगों ने बचपन में, हम लोगों ने सबने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, तो उसमें जो है हम लोग को हमेशा बोला जाता था कि खाली पेट जाना है। तो क्या एमआरआई या सीटी स्कैन हम कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी खाली पेट जाना पड़ेगा क्या? देखो, वैसे तो खाली पेट अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है। वो अलग अलग अल्ट्रासाउंड के लिए जी अलग अलग रहते हैं। जैसे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है जी तो उसके लिए आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं। लेकिन पेट के एब्डोमेन के लिए, पेट के एक्सरे के लिए आपको खाली पेट, अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट बोल देते हैं, या कभी फुल जी ब्लैडर बोल देते हैं। तो ये जो भी जी इंस्ट्रक्शंस है आपको दिए जाएंगे, और आप चाहिए तो आप खुद से भी पूछ लो कि इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस जी है क्या। तो ये सब आपको जी पूछा जाएगा। और कुछ कुछ मोडेलिटीज में ये लगता है, जैसे सीटी स्कैन में आप कॉन्ट्रास्ट देते हो, तो कॉन्ट्रास्ट के वजह जी से आपको ये इंस्ट्रक्शंस कभी कभी दिए जाते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है इनका अगर आप पालन करोगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी। जी। ठीक है। अगर जैसे हम लोग ये कोई एक्सरे कराता है, जो भी आपकी मोडाल जो भी डायग्नोसिस है वो कराता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में उसका कोई साइड इफेक्ट आए, कोई रिएक्शन आए, या कोई नुकसान हो उसे कराने से? ऐसा कुछ हो सकता है कि बाद में उसका कोई रिएक्शन हो जाए? देखो, जैसे अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, ये जो मोडालिटीज है वैसे तो ये काफी सेफ है। लेकिन जो सीटी स्कैन या एक्सरे है इसमें कभी जो सीटी स्कैन में कभी कभी आपको कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, और एमआरआई में कभी कभी कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट देने के बाद कुछ लोगों को रिएक्शन आता है, और उसमें से भी बहुत ही कम लोगों को कोई डेंजरस रिएक्शन आ सकता है। तो इसके लिए सारी तैयारियां सेंटर में होती है, ऑक्सीजन मास्क और सारे दवाइयां वहां पे होती है। और कभी कभी और ये सब वो देख लेते हैं। कभी कभी सिर्फ ये हो जाता है कि एक डिलेड रिएक्शन होता है जो 1-2 घंटे के बाद भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप फौरन सेंटर में फोन करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, या आपके डॉक्टर के पास जा सकते हो। वैसे तो सारा ख्याल रखा जाता है, आपको स्कैन होने के बाद भी आधा एक घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद ही वो भेजते हैं। जी। ठीक है। तो अब ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं जो कि एक्सरे रिपोर्ट एक लेके आए, उनकी एक्सरे जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। फिर उनको जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको एक बार एमआरआई करा लेना चाहिए या सीटी करा लेना चाहिए, पर उनको लगता है कि एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है तो क्यों कराया हम कुछ और टेस्ट, क्योंकि एक टेस्ट तो नॉर्मल आ चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक चीज में आपका नॉर्मल आए बट आप कुछ और कराएं, तो आपको कराना चाहिए, और अगर आप कुछ और कराएं तो उसमें कुछ और आपको चेंज मिल सकता है? देखो, इसके दो पहलू है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक मोडालिटी, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक मोडालिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे आपको कहीं चोट आती है, आप गिर जाते हो, आपको सिर पे चोट आती है, तो इसका हम हमेशा पहले सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का। उसके बाद ही हम देखते हैं कि एमआरआई का जरूरत पड़े या ना पड़े। वैसे अगर लकवा जिसे कहते हैं या स्ट्रोक, तो ये जब होता है तो इसमें कभी पहले सीटी स्कैन करते हैं और फिर एमआरआई करके देख लेते हैं। तो पहले हमें देखना होता है इसमें ब्लीडिंग तो नहीं हुई। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो अगला स्टेप होता है एमआरआई। तो वैसे अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग मोडालिटीज का इस्तेमाल होता है। और यह नॉलेज काफी टेक्निकल होने के कारण यह सिर्फ उन डॉक्टर्स को पता रहती है जो आपको ये इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और उन्हें भी अगर कोई डाउट हो तो वो हमें फोन करके पूछ लेते हैं, और हम डिस्कस जी करके उनको बता देते हैं कि सही इन्वेस्टिगेशन क्या है। जहां तक जी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का सवाल है कि आपने सीटी स्कैन जी किया और वो नॉर्मल आ गया, तो इस यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है जो हमें इन इमेजिंग करके दिख जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इमेजिंग के बाद भी दिखाई नहीं देती। या एक इमेजिंग में हमें पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कोई और करना पड़ेगा, तो कोई और प्रॉब्लम उसमें डिटेक्ट होता है। तो इसके लिए कभी कभी अगर कोई नॉर्मल भी आ जाए रिपोर्ट, तो कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो बहुत ही मॉलिकुलर लेवल पे रहती है, जो दिखाई नहीं पड़ती, जिससे कोई बड़ा चीज जी बन नहीं जी गया हो।
तो ऐसे ही ऐसे टाइम में हो सकता है कि आपको रिपोर्ट नॉर्मल हो, लेकिन आपको फिर भी बीमारी के कोई लक्षण हो। तो ऐसे केस में इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट कभी भी आप खुद, आपको आपको रिपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट आपको जी समझने के लिए एक डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जिस भी डॉक्टर ने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, आप उसके पास जा सकते हो। आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको तकलीफ क्या है या इसमें बीमारी क्या दिखी है। इसका इलाज जो है वो हर डॉक्टर का इलाज का तरीका अलग रहता है, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको समझा सकते हैं कि इसके लिए वो क्या इलाज यूज करते हैं, क्योंकि हर एक का तजुर्बा अलग जी है। तो जी इसके लिए बिल्कुल। इन ये रिपोर्ट्स खुद समझने से बेहतर है कि आप आपके डॉक्टर के पास जाके उनसे वो समझ लें। जी बिल्कुल। ये सब तो हो गई जो हमारे डायग्नोस्टिक्स आपने बताए जिनके बारे में। आजकल एक बहुत कॉमन लोग सब लोग चेक कराने लगे हैं बीएमडी, बोन मास डेंसिटी। तो आप हमको जरा ये बताएंगे कि बीएमडी होता क्या है और कैसे, कौन चेक कर सकता है, कि हम अपने आप से चेक कर सकते हैं इसको? तो क्या चीज होती है एग्जैक्टली ये बीएमडी? देखो, ये बीएमडी एक एक्सरे बेस्ड चीज है, जिसमें आपको एक्सरे एक स्पेसिफिक भाग के लिए जाते हैं, जैसे हाथ के एक्सरे, हिप के एक्सरे और स्पाइन के एक्सरे। ये 2-3 एक्सरे लेके इसमें आपकी बोन की डेंसिटी कितनी है, कि जैसे आपके बोन जी में कैल्शियम की मात्रा कम है और वो बहुत कमजोर हो गए हैं, तो ये चीज उसमें समझ में आ जाती है। और इसका एक स्कोर रहता है, वो स्कोर आपको दिया जाता है जो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जी इसमें भी एक्सरे होने के कारण इसको आपने खुद से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के एडवाइस पे लेना चाहिए। और इसे एक रूटीन स्क्रीनिंग के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते ज्यादातर। बीएमडी तभी जी बोला जाता है जब किसी को फ्रैक्चर हो, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो गिरा ना हो, और तो जी भी उसे छोटे से जी किसी ट्रॉमा से, या उसे ट्रॉमा का पता भी नहीं कि वो गिरा है, लेकिन उसको फ्रैक्चर हो जाता है। या फिर किसी को जी जल्दी जिनके पीरियड खत्म हो जा जिनके मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, तो जी ऐसे, या फिर बूढ़े लोगों में कि इनका कैल्शियम में कितना कमी है कैल्शियम की, तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। तो जब वो इंडिकेशन होगी तो आपके डॉक्टर या जो भी, जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये बता देंगे करने को, तो आप ये कर सकते हो। जी ठीक है। तो हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमें डॉक्टर वैभव ने बताया कि रेडियो डायग्नोसिस में क्या होता है, आपको जो है खुद से जो है टेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना सेफ होता है, ये सारी जानकारी दी। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको अपने आप से जो है टेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो आपको जो भी सजेस्ट करते हैं आपको उसके हिसाब से करना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कभी कोई टेस्ट कराया हो और उसमें आपका कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया और नॉर्मल आया हो, तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि अगली बार आप कराएंगे तो भी नॉर्मल ही रहेगा। हो सकता है कि उस बीमारी में नहीं पता चला पर दूसरी चीजों में पता चलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें नीचे एक कमेंट का बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। अगर आपको डॉक्टर वैभव से कुछ पूछना है तो आप वो भी नीचे भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वैभव से वो पूछ के और उसका आंसर आपको बता सके। वैसे तो डॉक्टर वैभव बहुत बिजी है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको जब भी टाइम मिले तो वो आपके क्वेश्चंस जो है उसका जवाब दे सके और हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर वैभव, थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल पे आने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और हम आपको फ्यूचर में भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। जब हमारे पास और भी डाउट्स होंगे, लोग हमसे और डाउट पूछेंगे, तो हम आपको फिर से एक बार डिस्टर्ब करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वैभव। थैंक यू डॉक्टर वितिका। इसमें डिस्टरबेंस की कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली मैं भी आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, और मुझे ये जानकारी जो थैंक अलग यू। अलग एक्सपर्ट्स आके देते हैं मुझे भी काफी यूजफुल लगती है। तो आप लोग भी जरूर ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।